वर्ल्ड वार 2 ऑपरेशन क्रिसमस ट्री। हिटलर का वो खुफिया मंसूबा जिसके तहत इसने स्विट्ज़रलैंड पर हमला करना था। मशहूर तारीख दान स्टीफन शेफर अपनी किताब हिटलर एंड स्विट्ज़रलैंड में लिखते हैं कि हिटलर ने अपना ये इरादा फ्रांस और जर्मनी के दरमियान सीज़ फायर होने की वजह से मनसूख कर दिया था, क्योंकि इसको फ्रांस पर कब्ज़ा करके बहिरा रोम, जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, वहाँ तक रसाई हासिल हो चुकी थी। इसका मकसद पूरा हो गया था। क्या स्विट्ज़रलैंड की मजबूत मईशत की यही वजह है कि वो हिटलर के हमले से बच गया था? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी मजबूत है। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 का दौर दुनिया की तारीख का बदतरीन दौर था, जब हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। वर्ल्ड वार 2 के इस दौर में बहुत सी जानो माल का नुकसान हुआ। 1940 में स्विट्ज़रलैंड वो वाहिद मुल्क था जिसने वर्ल्ड वार 2 के दौरान और इसके बाद के बैनुल-अक़वामी फसाद में अपना किरदार न्यूट्रल रहकर पेश किया। इसने किसी की भी ना हमायत की और ना ही किसी का बराह रास्त साथ दिया। स्विट्ज़रलैंड की मईशत की उड़ान वर्ल्ड वार 2 के दौर में हुई, जब यूरोपीय ममालिक की मईशत गिर रही थी। अगर हम स्विट्ज़रलैंड को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये जर्मनी, फ्रांस और इटली के दरमियान वाक़ है। इसी वजह से इसे लैंड लॉक्ड मुल्क भी कहा जाता है, यानी ऐसा ज़मीनी खित्ता जिसका बराह रास्त समुंदर के साथ बॉर्डर ना हो। इस मुल्क का नाम आपको दुनिया के अमीर ममालिक की फहरिस्त में नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 88,224 यूएस डॉलर है। यहाँ की चॉकलेट्स, लग्जरी वॉचेस, चीज़, केमिकल्स, जेम्स, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी मशहूर हैं। यहाँ के मशहूर ब्रांड्स में रोलेक्स, लिंडन रिजिड मिल, टॉबलर और मशहूर कंपनीज में नेस्ले, एबीबी, रॉश एंड श्नाइडर वगैरह शामिल हैं। इस मुल्क के पास ना ही तेल, कोयले, गैस जैसे कुदरती ज़खायर हैं और ना ही तिजारत के लिए समुद्री रास्ते, लेकिन फिर भी इसकी मईशत बहुत मजबूत है। आखिर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हम इनकी तरक्की की कुछ वजूहात को यहाँ पेश करेंगे। सबसे पहली वजह और पॉलिसी, हमें अकेला छोड़ दो, लीव अस अलोन। यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद हैं। वो लड़ाई झगड़े फसाद को पसंद नहीं करते और ना ही अपनी फौज को दूसरे मुल्कों की लड़ाई लड़ने भेजते हैं। इसी वजह से वो यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा नहीं है। 2002 में ये मुल्क यूएन का मेंबर बना। वर्ल्ड वार 2 में जब हिटलर हर तरफ हमले कर रहा था और फ्रांस के बेशतर हिस्से पर काबिज हो गया, तो स्विट्ज़रलैंड ने बहुत अक्लमंदी के साथ अपने दिफा की मनसूबाबंदी की और साथ ही साथ न्यूट्रल भी रहा। इस वक्त के मेजर जनरल हेनरी गॉयन की क़यादत में अपने बॉर्डर्स पर एंट्री की जगह मुतय्यन की और वहाँ बड़े बड़े किले, सुरंगें और बंकर्स बनाए और इनको बारूदी मवाद और TNT से भर दिया। अगर इनकी हदूद में कोई दाखिल होने की कोशिश करे तो इनको वहीं से उड़ा दिया जाए। वर्ल्ड वार 2 के हमलों को रोकने के लिए एल्प्स पहाड़ों पर भी बड़े बड़े किले और बंकर्स बनाए गए। एल्प्स स्विट्ज़रलैंड का पहाड़ी सिलसिला है, अल्पाइन रीजन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। न्यूट्रल रहना आसान नहीं था स्विट्ज़रलैंड के लिए, लेकिन वो इस पे कायम रहा। ज़बरदस्त। अब नंबर 2, ऐसी कौन सी पॉलिसी, ऐसी कौन सी वजूहात हैं उसके अमीर होने की? वो है मेहनती और कफ़ायतशार लोग, कल्चर ऑफ हार्ड वर्क एंड स्पेंडस। स्विट्ज़रलैंड की खुशहाली की वजह इसके लोग भी हैं। वो मेहनत करने और वैल्यू एडिड सर्विस देने पर यकीन रखते हैं। यहाँ के कल्चर में ही हार्ड वर्क, इन्वेंशंस और इनोवेशन है। कसीर तादाद में यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट पर सरमायाकारी की जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का IQ पर कैपिटा एवरेज 100.2 है और 27 नोबल प्राइज इस मुल्क के बाशिंदों के नाम है। नंबर 3, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। तीसरी बड़ी वजह इसका सियासी इस्तेहकाम है। तकरीबन 8.6 मिलियन आबादी वाले इस मुल्क के बाशिंदे भारी टैक्स अदा करते हैं, क्योंकि वो हुकूमत पर एतमाद करते हैं। इनको मालूम है कि इनका पैसा इन्हीं के फलाह बहबूद पर ही खर्च होगा। हर नए आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमतों के प्लान को इल्तवा में नहीं डालती। एक कौंसिल हर साल एक प्रेसिडेंट को इंतखाब करती है, जो कि खुद को मुल्क का बादशाह नहीं समझता। इसी
طرح لانگ ٹرم پلانز کو مکمل کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ دوسری طرف یہاں ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام حکومت رائج ہے، جس میں ریفرینڈم کی بدولت ملک کی منصوبہ بندی اور قانون سازی کے منصوبے شہریوں کی رضامندی سے ہی پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ٹورزم۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کے متعلق تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اس کو دنیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی جھیلیں، سرسبز پہاڑ، جنگل اور تازہ ہوا لوگوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ ٹورسٹ کو مائل کرنے کے لیے یہاں کا انفراسٹرکچر بھی بہت کمال ہے۔ نمبر 5، بینکنگ سسٹم، بینکاری نظام۔ اس خطے میں گیس، تیل اور کوئلے جیسے قدرتی ذخائر تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بینکس اس ملک کے لیے مائنز ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی معیشت کا باب اس کے بینک کے بغیر ادھورا ہے۔ سوئس بینکس اپنی بینکنگ سیکریسی پالیسی کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہیں۔ بدنام لیکن کیوں؟ 1713 میں گریٹ کاؤنسل آف جنوا نے بینکس کو اپنے کلائنٹس کی معلومات خفیہ رکھنے کا پابند کیا تھا۔ اسی قانون کے پیش نظر سوئٹزرلینڈ کو ٹیکس ہیون کے طور پر جانا جانے لگا۔ ورلڈ وار 2 میں جب یورپ کے بیشتر ممالک بھاری ٹیکس لاگو کر کے جنگ میں ایک دوسرے پر حملوں میں مصروف تھے، اس وقت سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جرمنی کے امیر لوگوں کی دولت چھین جانے کے خوف کو خرید رہا تھا۔ 1934 میں سوئس فیڈرل اسمبلی میں تاریخی قانون سازی کی گئی، جسے فیڈرل ایکٹ آن بینکس کہا گیا تھا۔ اس کی روح سے بینک کلائنٹس کی معلومات کی رازداری نہ کرنے والے پر فیڈرل کرمنل آفینس یعنی وفاقی مجرمانہ جرم لگایا جائے گا، اور اس طرح ورلڈ وار 2 کے فساد کے دوران بڑے بڑے آمروں نے سوئٹزرلینڈ کو سیف ہیون سمجھا اور اپنا سونا، نقدی اور پیسہ سب سوئس بینک منتقل کیا۔ آپ کو ایک اور حیران کن حقیقت بتاتا چلوں۔ 2021 کی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ دنیا کے لیسٹ کرپٹ ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کا بینکنگ سیکٹر کرپشن کی ریڈ زون ہے، یعنی اپنی بینکنگ سیکریسی پالیسی کی وجہ سے کرپٹ ممالک میں سے ایک۔ اب ان تمام وجوہات جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیز سر فہرست ہے جس نے سوئٹزرلینڈ کی معیشت کو تقویت دی ہو؟ وہ ہے ٹرسٹ، بھروسہ۔ چاہے وہ گڈ کوالٹی کی بات ہو یا بینک کلائنٹس کی سیکریسی کی یا یہاں رہنے والے افراد کی حکومت پر، تمام جگہوں پر آپ کو ٹرسٹ کا عنصر نظر آئے گا۔ سوئٹزرلینڈ نے صرف بینکس کی وجہ سے اپنی دولت نہیں کمائی، بلکہ اپنی اکانومی کو ٹرسٹ کی بنیاد پر بوم دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، کمنٹ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔